अब ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको जरा ध्यान से समझना। ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। देखो, इससे पहले हमने जो भी पढ़ा, क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के बारे में। हमने इतनी सारी रिएक्शंस की, रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल यानी किसी भी रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट अपना रिडक्शन कितना कर सकता है, उसका पोटेंशियल कितना है, ठीक है, उसकी पावर कितनी है। जैसे जिंक क्या कर रहा था? अपना ऑक्सीडेशन कर रहा था, तो वो जिंक अपना ऑक्सीडेशन कर रहा था भाई, की पावर कितनी है कि वो हाँ इतना परसेंट है, उतना उसकी ऑक्सीडेशन पावर है, ठीक है, कितनी भी हो सकती है। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें ई सेल की वैल्यू मिल रही थी ना, मतलब मान लो 0.2 वोल्ट वैल्यू मिल रही थी, तो इसका क्या मतलब होता था, किसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। इसके लिए हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लेके आए हैं जिसे कैटाइन और एनाइन है। इनमें से हमें एग्जामिनर ने पूछ लिया कि कॉपर अच्छा रिड्यूसिंग पावर, मतलब कॉपर की अच्छी रिड्यूसिंग पावर है या एच पॉजिटिव की है। कैटाइन्स में जैसे सोडियम का और हाइड्रोजन का पूछ लिया कि इनमें सबसे ज्यादा कौन सा रिड्यूसिंग पावर, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा अच्छा है, रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा अच्छी है। तो इसके लिए हमें इन एलिमेंट्स को लर्न करना पड़ेगा विथ ट्रिक। मैं एक ट्रिक भी लेके आई हूँ। आई नो ये सारे एलिमेंट्स ऐसे लर्न नहीं होते, इसके लिए हमें ट्रिक की जरूरत होती है। तो ये क्या है? एलिमेंट्स है, और ये क्या ट्रिक है। एलिमेंट कौन से है? अगर किसी को ये एलिमेंट के नाम नहीं पता तो मैं बोल देती हूँ। लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, सीरियम, ये क्या? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, फेरस, या जिसको हम आयरन भी बोलते हैं। अब देखो इनकी ट्रिक देखो। नीचे जाने पे मैं एक बात बता देती हूँ, जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिडक्शन पोटेंशियल का। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, अब यहाँ से हम जैसे जैसे नीचे तो जा रहे हैं, सॉरी ये तो ट्रिक है, नीचे जा रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? एयू का, गोल्ड का, ठीक है। तो लेक्चर के बहाने सर कहे नहीं मुश्किल अब मेहनत जरा करो फिर से। कि लेक्चर के बहाने सर क्या कहते हैं? लेक्चर के बहाने सर कहे नहीं मुश्किल, अब मुश्किल नहीं है, अब जरा मेहनत करो फिर से। यानी अब बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, अब मुश्किल लगने से काम नहीं चलेगा, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेक्चर के बहाने सर कहते हैं कि नहीं मुश्किल, अब मेहनत करो जरा फिर से, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स। और एक बात याद रखना, नीचे जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा? कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, एसएन होता है हमारा टिन, पीबी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, एजी हमारा सिल्वर, पीजी प्लैटिनम, एयू गोल्ड, ठीक है। तो आगे क्या होगा? कैडमियम को हम केमिस्ट्री मानेंगे कि करो मेहनत जरा करो फिर से। केमिस्ट्री को एनसीईआरटी बोर्ड की मेहनत किसमें करो? केमिस्ट्री में मेहनत करो। एनसीईआरटी बोर्ड होगा सक्सेस, एनसीईआरटी बोर्ड सक्सेस होगा, पावर है क्योंकि हमेशा आगे पीछे आपके हम हैं, ठीक है, हमेशा आगे पीछे आपके हम हैं। और नीचे मैंने लिखा है और हेलोजन एटम। जो हेलोजन एटम होते हैं ना, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको जहां कहीं भी हेलोजन एटम देखने को मिले और पूछ ले कि इनमें रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। जैसे मान लो कि हाँ ये ना क्लोरीन है और OH नेगेटिव है, अब मैं पूछ लूं कि इनमें रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आप क्या कहोगी? यहाँ पे हेलोजन एटम देखने को मिल गया ना, आपको सीरीज में देखने की जरूरत ही नहीं है। हेलोजन एटम देखने को मिल गया, इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी? हेलोजन एटम की होगी। और उसके बाद किसकी होगी? हमारी होगी गोल्ड की, एयू की। एलिमेंट के नाम मैं फिर से बता देती हूँ। कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, ये एजी सिल्वर, पीटी प्लैटिनम, यू गोल्ड, और नीचे क्या है? हेलोजन एटम्स है, ठीक है जी। तो अब हमें ये क्या था हमारा, जो मैंने अभी रिएक्शन करके दिखाई थी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे थे और एक्वस ले रहे थे। कैटाइन में क्या होगा? Cu पॉजिटिव, H नेगेटिव, एनाइन में SO4 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब मैं पूछूं कि बताओ कैटाइन में सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? तो अब आप देखो कॉपर और हाइड्रोजन को, कॉपर किधर है? कॉपर ये रहा, और हाइड्रोजन किधर है? हाइड्रोजन ये रहा, यानी सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप मेरे को बताओ किसका होगा? नीचे कौन है? नीचे हमारा कॉपर है, ऊपर कौन है? ऊपर हमारा हाइड्रोजन है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? कॉपर का हो जाएगा, ठीक है जी। एनाइन
SO4 टू एनाइन हमें नहीं देखना, कैटाइन में देखना होता है। उसके बाद अब ये मैंने कौन सी रिएक्शन ली, अब ये मैंने कौन सी रिएक्शन ली, ये मैंने ली है, मैंने एक बिकर लिया, कंटेनर लिया, सॉल्यूशन डाला NaCl, NaCl मोल्टन नहीं लिया अभी, NaCl मोल्टन जिसमें एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होता, मोल्टन नहीं लिया। अब मैंने NaCl एक्वस ही लिया है, और जब मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगी तो ये अपने डिफरेंट आयन में डिसोसिएट होगा। तो कैटाइन क्या बनेगा, Na+H पॉजिटिव, एनाइन क्या बनेगा, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, तो कैटाइन में अब मेरे को बताओ यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो सोडियम और हाइड्रोजन। अब आप बताओ सोडियम हाइड्रोजन किसका ज्यादा है, सोडियम किधर है हमारा, सोडियम ये रहा सोडियम। ठीक है, सोडियम यहाँ पे है, और क्या मिला है मेरे को, हाइड्रोजन, वेर इज हाइड्रोजन ये रहा। तो किसका ज्यादा होगा, नीचे जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो ऑफकोर्स से बात है मैम हाइड्रोजन का ही ज्यादा होगा। एनाइन में किसका ज्यादा होगा, OH नेगेटिव को तो देखो ही मत, इसकी तो तरफ ही मत देखो जब आपको फ्लोरीन हेलोजन एटम क्लोरीन मिल गया तो। ठीक है, आई जस्ट होप आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आई होगी। ये मेरी राइटिंग अगर किसी को नहीं समझ आती तो मैंने बोल के बता दिया, ये एलिमेंट्स है, ये ट्रिक है, 2 एग्जाम्पल लेके मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे इनको पहचान करना है। आई जस्ट होप समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ के बारे में, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो अब हम फैराडे लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स है। ठीक है, 2 टाइप्स का था, एक था क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा था मास, अमाउंट, वॉल्यूम, कैसे डिपॉजिट होगा, कैसे क्या होगा, हमें वो समझना था। तो वो हमें कौन समझाएगा, उसके लिए भी तो कोई ना कोई लॉ आएगा, जैसे कोलराश लॉ था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो फैराडे लॉ किसके लिए है, क्वांटिटी बताने के लिए कि कितनी क्वांटिटी में डिपॉजिट होगा मास। ठीक है जी, तो हम पहला लॉ पढ़ते हैं कि द अमाउंट ऑफ मास दैट इज डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड। क्या था, सॉल्यूशन लिया, जो मास हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, उसमें कोई ना कोई मास भी तो लिबरेट होगा, डिपॉजिट होगा किस पे, इलेक्ट्रोड पे। तो अच्छे से समझना कि द अमाउंट ऑफ मास दैट इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, यानी कितना मास किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेट, प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग, कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रिसिटी किसमें आ जाएगी, Q इज इक्वल I इंटू टी, कितना चार्ज इलेक्ट्रिसिटी में किसका फ्लो होगा, चार्ज का तो फ्लो होगा, तो मैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q लिख दूं। मेरे बात ध्यान से सुनना, तो मान लो हमने कोई सॉल्यूशन दिया, मैं उसको कम इलेक्ट्रिसिटी दे रही हूँ, तो कम इलेक्ट्रिसिटी दे रही हूँ तो मास भी तो कम ही डिपॉजिट होगा ऑन द इलेक्ट्रोड, कम ही डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि उनके पास ज्यादा एनर्जी भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही कम हो रहा है, यानी जो चार्ज है उसका फ्लो भी कम हो रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी खूब दे रही हूँ, मैंने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी है, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दूंगी तो जो हमारा मास है इलेक्ट्रोड पे वो ज्यादा डिपॉजिट होगा। द अमाउंट ऑफ मास दैट इज डिपॉजिट और लिबरेटेड, डिपॉजिट भी हो सकता है और लिबरेट भी हो सकता है, जैसे जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था तो वहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे थे, और कॉपर क्या कर रहा था, उन इलेक्ट्रॉन को अपने कॉपर क्या कर रहा था, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट कर रहा था, तो वो मास डिपॉजिट हो गया। This deposit or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity. अब ये जो Q है ये है चार्ज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी, यानी करंट इंटू टाइम। हमने चार्ज इसीलिए लिया है क्योंकि चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आएगा Z। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये जो Q है, ये Q होता है इक्वल 1 फैराडे, Q इक्वल होता है 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम। W क्या है, इक्विवेलेंट मास है, W क्या इक्विवेलेंट मास है। देखो ये जो 1 फैराडे की वैल्यू है ये हमें न्यूमेरिकल में जगह जगह देखने को मिलेगी, तो 1 फैराडे इज इक्वल 96500 कूलम, इसको लर्न कर लेना। W है वो हमारा इक्विवेलेंट मास, तो जब आप इसको यहाँ पे इस जगह पुट करोगे W इक्विवेलेंट मास इज इक्वल Z, I इंटू टी में मैंने 96500, I इंटू टी Q है और Q की वैल्यू क्या रख दी हमने 96500 कूलम, तो Z की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इक्विवेलेंट मास अपॉन में 96500। फिर से देख लो, Q चार्ज इज इक्वल 1 फैराडे की वैल्यू क्या होगी 96500 कूलम,
जो W है हमारा वेट है वो हमारा इक्विवेलेंट मास के। अब W अब इस वैल्यू में पुट करते जाओ, W क्या है इक्विवेलेंट मास, Z को Z रहने दो, IT क्या है हमारा Q है, Q की जगह 965001 फैराडे वैल्यू पुट कर दो, Z इक्वल इक्विवेलेंट मास अपॉन में 1 फैराडे 9650 एज स्टॉप सिंबल बनाएगा फैराडे का फर्स्ट लॉ। सेकंड को स्टार मार्क कर लो, बहुत अच्छा लॉ है, क्या है, इट स्टेट that when a given quantity of electricity is passed through different electrolytes, कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये क्या हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन लिए हमने, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है मेरे को 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अब इसमें जो अमाउंट है वो जो सब्सटेंस है वो डिफरेंट है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट। रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट का क्या मतलब हुआ, इग्नोर माय डायग्राम, देखो क्या हुआ, 3 हमने कंटेनर लिए, इसमें हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाले, फॉर एग्जांपल अपन जिंक सल्फेट डाल सकते हैं, कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं, ठीक है। अब इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है, मैंने करंट लिया है, of electricity is passed through different electrolytes, the amount of different substance produced at the electrode is directly proportional, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। 1 2 3 इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मैंने करंट प्रोड्यूस किया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इक्विवेलेंट वेट के। सो ये थे हमारे 2 लोग। अब हमारा थर्ड पार्ट शुरू होगा, बैटरी एंड कोरोजन। सो तब तक थैंक यू सो मच।